हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के दूसरे चैप्टर कह सकते हैं या विद्युत धारा में ही कह सकते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जिसे हम एक अलग चैप्टर करके पढ़ रहे हैं और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब पहले ये होता क्या है इसका हम लोग चीज़ें समझ लेते हैं, कहाँ हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने विद्युत धारा में धारा, प्रतिरोध और प्रतिरोध पर आने वाले प्रश्न, विद्युत विभव, विभवांतर, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ना है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कभी आपने सोचा है, कभी आप मान लीजिए घर में कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो जब हम उसे टच करते हैं, तो उसका जो मोटर होता है वो गर्म हो गया रहता है। या हम कह सकते हैं अगर कोई हम तार ले लें, किसी तार में बहुत लंबे समय तक धारा प्रवाहित करें, उसको आप टच करेंगे तो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। तो ये कैसे होता है सर? नहीं पता ये कैसे। नहीं, इसको करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा तो है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिएगा हमारा ये हाथ है, इसका टेम्परेचर क्या है सर? सिंपली है। अब अगर इसको हम ऐसे रगड़ते हैं, टेम्परेचर क्या होगा सर? बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के लिए हमें क्या की आवश्यकता पड़ी? हमें कुछ कार्य करना पड़ा, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी ना भाई। कुछ कार्य करना पड़ा, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। बिना ऊर्जा के हम इसके ताप में तो परिवर्तन ला नहीं सकते हैं। किसी भी चीज़ को हमको करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो वो तार है, जो चालक है जिससे आवेश गुजर रहा है, उससे कुछ ना कुछ तो ऊर्जा व्यय हो रही है कि नहीं हो रही है? तभी तो वो ताप उत्पन्न हो जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से वही सारी चीज पढ़ेंगे। वैद्युत बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ से आते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनको हम लोग चैप्टर खत्म करने के बाद करेंगे। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब हम हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, वैद्युत ऊर्जा। अब ये सर वैद्युत ऊर्जा क्या होता है? सोचिए, देख रहे हैं किसके दिमाग में ये प्रश्न आ जाता है कि आखिरकार वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। अभी आपको जो एग्जाम्पल करके हमने फॉर्मूला पढ़ाया, बताया, जो ताप वाला, ताप में परिवर्तन, उसी से संबंधित कह सकते हैं हम वैद्युत ऊर्जा को। कैसे सर? इसकी परिभाषा अगर हम देना हो तो सर हम कैसे देंगे? कह सकते हैं कि किसी चालक से गुजरने वाले आवेश, यदि किसी चालक से आवेश बहता है, यानी कि गुजरता है, किसी चालक से आवेश बहता है, किसी चालक से विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर सुनिएगा, किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने में, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अगर ये हमारा एक तार है, समझ लीजिए ब्लैक बोर्ड, ये हमारा क्या है? तार है, बहुत बड़ा तार है। हम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो हम टिगड़ी इस तार में, मतलब क्या है? हम आवेश है तो हम इधर से उधर आवेश का प्रवाह हो रहा है, धारा हमारी चल रही है। तो जो ये आवेश यहाँ से यहाँ चल रहा है, इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन के जाने पर जो ऊर्जा व्यय हो रही है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो अब एकदम सुंदर सा एक छोटा सा डिफिनीशन लिख लेंगे। और इस वैद्युत ऊर्जा को अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो W से हम लोग डिनोट करते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, वैद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो W से प्रदर्शित करते हैं। अभी इसके हम फॉर्मूले पर भी आएंगे कि इसको कैसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, आकलन कैसे मैथमेटिकली करेंगे। तो लेकिन उससे पहले परिभाषा लिखना जरूरी है, और जो वही परिभाषा होगा जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो लिख लीजिए, किसी चालक से आवेश प्रवाहित होने पर
जो ऊर्जा होने पर जो ऊर्जा व्यय व सही है, व्यय देख लेता हूँ एक बार। बताइए भाई, कमेंट कीजिए तो भाई सही लिखा हो कि नहीं। व्यय नहीं सर, व्यय यव। अब बताइएगा, अब नहीं होगा तो अपना सही कर लीजिएगा। व्यय, चलिए ठीक लग रहा है मुझे। तो किसी चालक से आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय गलत होगा तो अपना सही कर लीजिएगा। जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बच्चों वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब ये तो बात ठीक है, कोई भी आया, कोई भी साइंटिस्ट है भाई, इसको भी किसी न किसी साइंटिस्ट ने बताया होगा, नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन किसी न किसी ने तो इसकी उत्पत्ति की, किसी न किसी ने इसको बताया ही होगा। मान लीजिए आप आए हमसे कह देंगे भाई ये गर्म हो जा रहा है, अर्थ ये है कि जब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा व्यय हो रही है जिसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। हमने बोला ठीक है भाई। अब क्या आप ये बता सकते हैं कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है? क्वेश्चन तो सर आपका सही है भाई, कितनी ऊर्जा व्यय हो जा रही है ये भी बता दीजिए हम लोगों को। बताइए, बात सही है कि नहीं? ऐसे ही हम कहते हैं कि हो जा रही है, अरे कितनी हो जा रही है, कितनी हो जा रही है वो बताना तो आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है सर। तो वो हमें बताया गया कि यदि किसी चालक का विभव, किसी चालक का जो विभव भी है, क्या है, यदि किसी चालक के सिरों का विभव V है तथा उसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक की वैद्युत ऊर्जा या व्यय ऊर्जा, चालक की वैद्युत ऊर्जा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि व्यय ऊर्जा, मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि व्यय ऊर्जा, अभी उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं चर्चा करूंगा, पहले यहां पर इसको चीज को बता देता हूं। V आवेश जा रहा है और विभव जो है V है और आवेश Q है, तो जो W होगा बच्चों वो हो जाएगा V इंटू में Q। W जो हमारा होगा क्या हो जाएगा सर, V इंटू में Q, यानी कि विभव गुणे आवेश। अब अगर इसी W की बात की जाए यानी कि वैद्युत ऊर्जा को, तो हमें क्या पता है सर, V इक्वल टू होता है IR, ओम के नियम से। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना हम लोगों ने, ओम के नियम से। तो V इक्वल टू अगर हम यहाँ पे IR रख दे तो क्या हो जाएगा सर, IRQ। चीजों को ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, बहुत प्रयास कर रहा हूं मैं चीजों को समझाने का। V इक्वल टू IR होता है तो मैं V की जगह पे यहाँ पे IR रख सकता हूं, बिल्कुल सर रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? जी सर, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सॉरी R प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं ना। चलिए, V इक्वल टू IRQ। अब I की अगर बात करें तो किसी ने मुझे बताया कि सर I इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था Q/T, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो सर अगर यहां से हम I इक्वल टू Q/T रख दे तो हो जाएगा सर W इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर, I की जगह Q/T रखे सर, Q स्क्वायर R अपॉन में T। देखिए कितने सारे फॉर्मूले इसके बनते हैं और सारे फॉर्मूले इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। फिर अब किसी ने मुझसे बोला सर हम लोगों को पता है कि I इक्वल टू होता है QT, तो हम यहां से Q इक्वल टू क्या रख सकते हैं, IT। तो एक नया भी बन सकता है W, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू VIT। तो इतने फॉर्मूले
जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे एक दूसरे से परिवर्तन करके, जो कि सारे एक दूसरे से हम लोग परिवर्तन करके ही बनाते हैं। कोई भी विदेश से बन के नहीं आता है, सारे एक दूसरे को परिवर्तन करके ही बनता है। तो ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? वैद्युत ऊर्जा के ही हैं। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? वैद्युत ऊर्जा के हैं। सिंपली आपको एक फॉर्मूले याद रखने हैं, V इक्वल टू में W/Q, या आप ये याद रखें V इक्वल टू W/Q, या आप ये याद रख लीजिए सबसे ज़्यादा फेमस वाला W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू VIT। अब आपको चीज़ें याद है, अगर आवेश दिया हुआ है तो हमें पता है I इंटू में T क्या होता है? आवेश Q होता है। अगर V इक्वल टू IR दिया, अगर R दिया हुआ है तो यहाँ से अगर V इक्वल टू हम IR रख दे तो क्या हो जाएगा? IR, I का स्क्वायर RT। अगर यहाँ से हम यहाँ पे V रखें तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा R के टर्म में। तो ये फॉर्मूला दोनों बस आपको याद होगा, तो आप अपने से रख के बना सकते हैं। इनमें से कोई एक याद रखिएगा, इनको मत याद रखिएगा क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज आता है, सर इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक जानना सारी चीज़ों की जरूरी, क्योंकि प्रश्न हल करने के बाद से अगर इस पर न्यूमेरिकल आते हैं तो उसका मात्रक लिखना आवश्यक है। तो हमें जिस प्रकार पता है सभी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक जूल होगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, एक पॉइंट का भी मेरे अंदाज से नहीं होना चाहिए। आप सभी को यहाँ तक सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे अनुमान है आप लोगों को क्लियर भी होगा, आप लोगों को क्लियर भी होगा, ठीक है। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। अब सर आगे जैसे पहले इसको ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, फिर इसके आगे चलेंगे हम लोग। चलिए अब एक वर्ड आता है नया, जो कि ऊर्जा का ही मात्रक है, वैद्युत। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, चैप्टर तो आप लोग देख चुके हैं, इरेज हो गया तो कौन सी बड़ी समस्या है। चैप्टर का नाम तो आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब जो बात होगी जानते हैं किसके बारे में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये तो हम सुने ही नहीं है, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग डाल देता हूं मैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाने वाला आपके यूपी बोर्ड के अध्यापकों का प्रियतम प्रश्न है। प्रियतम प्रश्न मतलब उनको प्रिय होता है, ये जो है ना, ये प्रिय होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। ये प्रश्न बहुविकल्पीय में पूछने के लिए बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? सर ये कौन सा अब नया टॉपिक आप लेके आ गए? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बताइए, आप ही बताइए, ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये ऊर्जा का मात्रक है। बस आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी है, ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। जितनी सारी चीजें बता रहा हूं उतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये ऊर्जा का मात्रक है। अब एक और प्रश्न उठता है, जब सर अभी आपने पीछे बताया हमसे कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, मैंने बोला भाई बताया, अभी तुरंत बताया कि अभी जूल होता है, अभी वैद्युत ऊर्जा में पीछे ही बताया है, कौन सी बड़ी बात है, होता भी जूल है। तो सर ये बताइए कि जब वैद्युत उस ऊर्जा, किसी भी ऊर्जा का मात्रक हम कहते हैं तो क्या होता है? जूल होता है। सर ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और यहाँ पे आप कह रहे हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो मैंने बोला भाई जैसे सेंटीमीटर होता है दूरी का मात्रक, वैसे मीटर भी तो होता है दूरी का मात्रक। फिर बच्चे ने बोला सर बात तो आपकी भी सही है कि सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक होता है और मीटर भी दूरी का मात्रक होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दूरी का मात्रक और मीटर भी दूरी का मात्रक है। बच्चा फिर कुछ देर तक शांत रहा, फिर कहा सर जैसे सेंटीमीटर और मीटर में एक संबंध होता है कि सर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या सर इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में भी कोई संबंध होता है? मैंने बोला बात तो भाई पत्ते की पूछी बच्चे ने, बताना तो पड़ेगा, कुछ संबंध होता है। ये संबंध आपके पूछते हैं कौन? अध्यापक लोग डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? पता ही नहीं किसी को, ऊर्जा का मात्रक है। अब पूछ लेते हैं कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में संबंध है, तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में संबंध। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को VE से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं तथा जूल में संबंध। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में जो संबंध होता है वो बच्चे होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट VE की EV VE, चलिए 1 VE या EV भी इसको लिखते हैं, 1 VE इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। सर ये तो इलेक्ट्रॉन के आवेश वाला है। जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से आया अभी वो भी आपको समझा देता हूँ। पहले ये संबंध याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में जो संबंध होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में जो संबंध होता है वो होता है 1.6 इंटू में 10 के पावर -19 जूल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतनी ऊर्जा के बराबर। अब सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? तो यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताता हूँ, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, परिभाषा तो ऐसे पूछा नहीं जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर, जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ध्यान सुनिए, 1 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है सर, अभी आपने यहां पर रिपीट किया बार बार 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, यानी कि विभवांतर क्या होगा 1 वोल्ट। आपने फिर बोला कि जो आवेश है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या त्वरित हो रहा है सर? 1 इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है, तो ऊर्जा क्या होगी सर? W इक्वल टू VE, VQ अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो Q की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा VE, और V कितना है 1 और इंटू में E, तो जो W होगा वो किसके बराबर होगा E के, यानी कि 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। ये है, यहां से आया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से आया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये संबंध जो कि आप यहां पर लिखा हुआ पा रहे हैं। ठीक है, चीजें यहां तक क्लियर है? अभी क्वेश्चंस भी आपको इन सारी चीजों पर कराई जाएंगी, उससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी पहला ही लेक्चर है, तो अभी मैंने 1-2 टॉपिक पढ़ाए ही और फिर क्वेश्चन करवाने लगूँ तो कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन तुरंत करवा दिया करो, तो मुझे वो नहीं लगता है ठीक। मैं सोचता हूँ कि पहले हल्का सा आप लोगों को पहले क्लियरिटी दे दी जाए टॉपिक के बारे में और उसके बाद से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। तो यहाँ तक तो सर चीज़ें कंप्लीट हो गई, यहाँ तक कोई सी डाउट है? नहीं सर, यहाँ तक तो किसी को कुछ डाउट नहीं है, यहाँ तक हम सभी फ्रेश हैं, दिमाग में घुस गया जो चीज़ें आपने बताई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अब फिर से हम उठेंगे और फिर से चलेंगे कहाँ पे? अपने विचारों की ओर। और हमारे विचार क्या कहते हैं कि अभी हमने वैद्युत ऊर्जा पढ़ी, वैद्युत ऊर्जा पढ़ी, तो सर क्या वैद्युत ऊर्जा जो अभी आप उष्मा उत्पन्न कह रहे थे, उष्मा, उष्मा यानी कि ताप, उष्मा वही ताप समझ लीजिए, तो आप जो भी कह रहे थे, अभी अभी आपने ही इस बात पर चर्चा की कि जो
कोई भी अगर तार में हम किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे ऊर्जा व्यय होती है। जैसा कि आपने सब टेम्परेचर का एग्जांपल दिया कि हम अगर किसी पंखे को, टेबल फैन को चलाते हैं, उसको टच करते हैं तो वो गर्म रहता है। तो वो गर्म कैसे होगा? तो सर ऊर्जा का व्यय हुआ तो वो गर्म हो गया। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन सर जो उष्मा कितना गर्म होगा, क्या हम इसका अनुमान लगा सकते हैं? कितना गर्म हो रहा है, क्या हम इसका भी अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि हमें पास ऊर्जा मिल चुकी है। कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है तो उतनी ऊर्जा से कितनी ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होगी, ये हम बता सकते हैं। सोचिए कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं। देखिए, जो फिजिक्स है, जो साइंस है, और जो अध्यापक है, उसका काम ही होता है आपको सोचने पर मजबूर करना। आपको सोचने पर मजबूर करना कि आप उस चीज को सोचें। आप जितना सोचेंगे उतना वो अंदर से निखर के आएगा, और वो जितना निखर के आएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप उतना ही अच्छा प्रदर्शन करके अपने एग्जामिनेशन में आएंगे और अपने जीवन में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि इस चालक से जो जा रही थी धारा, तो कुछ तो ऊर्जा व्यय हुई, कुछ तो ऊर्जा जो है व्यय हुई। की तरह लग रहा है, कुछ तो ऊर्जा व्यय हुई। तो क्या अगर हमें ये बोले, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दिया था कि आप ऐसे हाथ को रगड़ रहे हैं, आप ऐसे हाथ को रगड़ रहे हैं तो ऊर्जा दे रहे हैं तो ये गर्म हो जा रहा है। तो सर हम अगर चाहें तो हम ऐसे रगड़ने के बाद से पता भी तो लगा सकते हैं कि कितना देर रगड़ेंगे तो कितना गर्म होगा। मैंने बोला बात तो सही है, बात तो सही है भाई, पता तो लगाना चाहिए कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है? जब भी चालक में का ऊर्जा व्यय होती है, ये तो समझ में आ गया ना, ताप क्यों बढ़ता है? तो ऊर्जा व्यय होती है तो इसलिए वो गर्म हो जाता है। उसको हम तापीय प्रभाव कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो कि मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्टिंग में ही जिक्र कर दिया था उसके संबंध में। ठीक है, उसके संबंध में जिक्र कर दिया था। लेकिन अभी हमने तो उस पर क्वेश्चन किया नहीं। चलिए कल ही दोनों का क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे। तो ये तापीय प्रभाव था। तो कितनी उष्मा व्यय हो रही है, सोचिए और बताइए, सोचिए और मुझे बताइए। कौन बता सकता है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितनी जो उष्मा होगी वो उत्पन्न होगी, तो लिख लीजिएगा बच्चों, उष्मा बराबर, कहां गया, उष्मा, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को लिखवाता हूं नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जो चीजें समझानी है, जो चीजें बतानी है, वही चीजें आपसे करवाई जाती है। देख लीजिएगा, उष्मा जो है वो बराबर है, उष्मा बराबर क्या हो जाएगा? बहुत हार्ड लग रहा है। W अपॉन में 4.2, और उष्मा का मात्रा क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं VIT अपॉन में 4.2 कैलोरी। चीजों को देखिए, पहले हमारी तरफ मत देखिए, और फिर जो फॉर्मूले वहां पे हम बदल रहे थे उसको भी हम बदल सकते हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। उसको भी हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अब कुछ बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि सर ये कहां से आपने लिख दिया 4.2 कैलोरी? ये तो हमारे साथ पल्ले नहीं पड़ा, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा। 4.2 आपने कहां से लिख दिया? मैंने बोला कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। अब ये संबंध निकालना मैं आपको यहां पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको आगे क्लास में जाके तो हम पढ़ेंगे। हमें एक संबंध बताया गया था कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी 4.2 जूल, यानी कि किसी भी शब्द में हम कहें कि हमें 4.2 जूल ऊर्जा चाहिए 1 कैलोरी उत्पन्न करने के लिए। कह सकते हैं ना उल्टा घुमा के, 4.2 बराबर 1 कैलोरी। ये संबंध हमें पता था कि नहीं पता था? जिसको नहीं पता था यहां से लिख लेगा कि जो 1 कैलोरी 1 कैलोरी होता है वो बराबर होता है 4.2 जूल के। 4.2 जूल के। देखिए लिखवा कम रहा हूं, समझा जा दे रहा हूं, कुछ समझने वाले सारे टॉपिक हैं यहाँ पे, कुछ बहुत ज्यादा लिखवाने वाला है नहीं। जहां जहां था वहां बता दिया, लिखवा भी दिया, लेकिन यहाँ पे चीजें समझिए नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे। इसको लिख लीजिएगा, जो मैं संबंध लिखवा रहा हूँ, संबंध पूछा जाता है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो यहां से अगर हम कहें कि 1 जूल बराबर क्या होता है,
तो 1/4.2 कैलोरी, बस हो गया। तो यहाँ से जूल की जगह पे कैलोरी हमने रख दिया, हो गया काम, 4.2 आ गया, तो V/T। अब यहाँ पे देखिए आप बहुत प्रकार से रख सकते हैं, जैसे अगर फिर IT दिया हुआ है तो यहाँ पे VQ भी रख सकते हैं, जब आवेश दिया हो, जब विभव और आवेश दिया हो तब ये फॉर्मूला हो जाएगा, जब विभव और आवेश दिया हो तब हमारा सर ये फॉर्मूला बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सर बनेगा। और जब हमारा आप कह सकते हैं R दिया हो, प्रतिरोध दिया हो, तब क्या बन जाएगा सर? तब बन जाएगा सर IRQ/4.2, ये बन जाएगा। या हम एक और बना सकते हैं, Q की जगह पे IT रख दे तो हो जाएगा सर जी I²R/T। बस फॉर्मूले वही हैं, एक दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और उसी फॉर्मूले के रिपीट से बन रहे हैं। और फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है? V में IR और Q में IT I/T। यहाँ पे गलत रख दिया मैंने, T नीचे आएगा ना। चलिए, तो ये इस दोनों फॉर्मूले से इतने सारे फॉर्मूले को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अगर चीज़ें आपको क्लियर हैं तो समझिए कि आप सही राह पे चल रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आई है। नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे देखिए, फिर से देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझाई बहुत ज़्यादा गई हैं। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने वैद्युत धारा वाले से पहले ही बता दिया था कि वैद्युत धारा चैप्टर से अधिकतर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, अधिकतर न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल करने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। आप न राइटिंग पे कटेगा ना कहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत ऊर्जा और ऊष्मा से संबंधित, कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, कितनी ऊर्जा व्यय करेगा। तो उस चीज को, उस पर जो प्रश्न हम लोग हल करेंगे वो कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम लोग दोनों पर प्रश्न हल करेंगे, फिर आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमने एक नया रूल निकाल दिया है, उसमें अगर टाइम बचती है तो उसी क्लास में आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका चल रहा है कि आप उसमें प्रश्न भी हल करते चले, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इससे प्रश्न आने वाले हैं भाई। इसीलिए हमने जो वैद्युत धारा में प्रतिरोध से संबंधित प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन, उससे भी हमने सवाल बताया। इसीलिए बताया, मात्र एक ही रीजन था, क्योंकि वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा उठने हैं। एक क्वेश्चन हमें पता है कि सीरीज और समांतर से मिश्रित क्रम में जोड़कर एक प्रश्न आने वाला है 4 नंबर में, तो इसलिए उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया और 1-2 प्रश्न इससे आने वाले हैं, ठीक है। और तो बहुविकल्पीय तो आपके यहाँ से तैयार होते ही जा रहे हैं, ये सब प्रश्न बहुविकल्पीय वाले हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास को पहली बार कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम के क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी हमसे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट PDF नोट्स ये सारी चीज़ें मिल सके। थैंक यू बच्चों।